नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और इस वीडियो में आज हम एनवायरनमेंट और इकोलॉजी यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको पता ही है कि हर भर्ती परीक्षा में एनवायरनमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो एनवायरनमेंट एक महत्वपूर्ण सेक्शन है। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर की भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा भारत के निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन सा निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। निर्वनीकरण का मतलब डिफॉरेस्टेशन, यानी कि फॉरेस्ट की संख्या में कमी हो रही है, जंगलों का एक तरह से कमी होना निर्वनीकरण है। वन वन क्षेत्र का कम होना एक तरह से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखो, जल स्रोतों का सूखना नहीं होता है, जैव विविधता की हानि भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है नगरीकरण। नगरीकरण से जो है निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है इनमें। अगला प्रश्न, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण के कारण होती है। तेजाब वर्षा का मतलब एसिड रेन से है, एसिड रेन या अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा जो है वो SO2 और NO2 से होती है। तो इनमें से देख सकते हैं, यानी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। इनमें से ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? कॉस्मिक, इंफ्रारेड किरणें, अल्ट्रावायलेट या सभी विकिरणों। तो हमें पता है कि UV रेज जो होती हैं उनको ओजोन परत अवशोषित कर लेती है। अगला प्रश्न, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ इनमें से क्या है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। तो यही होता है हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव क्या हो गया? ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाने के कारण जब वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ रहा है निरंतर, तो वो हरित गृह प्रभाव कहलाता है, या ग्रीन हाउस इफेक्ट। निम्न में से अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? तो अभी हमने डिस्कस किया था, एसिड रेन के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अजैव अवक्रमणीय प्रदूषक है? तो प्रदूषक दो तरह से, जैव निम्नीकरण और अजैव तो इनमें से कौन सा अजैव अवक्रमणीय है, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है, जो टिन के डिब्बे होते हैं वो अजैव निम्नीकरण है या अजैव अवक्रमणीय प्रदूषक हैं। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, SO2 और NO2। अगला प्रश्न है, यूरो थर्ड संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरो थर्ड का जो संबंध होता है वो होता है वाहनिक प्रदूषणों के नियंत्रण से। वाहनिक प्रदूषण यानी वाहनों से जो निकलने वाला धुआं है, खासकर डीजल चलित वाहनों से, तो उनके वाहनिक प्रदूषण के नियंत्रण से संबंधित होता है यूरो थर्ड। अगला प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण हमेशा डेसिबल में मापा जाता है। अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा मुख्यतः होती है। अम्लीय, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है और इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगला प्रश्न, ताजमहल का पाषाण कर्कट या कैंसर मुख्यतः किसके प्रदूषण से हो रहा है? तो ताजमहल का जो कैंसर है, एक तरह से कर्कट बोल सकते हैं, यानी ताजमहल का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, फेड हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है चमड़े के कारखानों के प्रदूषण से। अगला प्रश्न, वाहनों से निकलने वाले प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं? तो वाहनों से निकलने वाले जो प्राथमिक प्रदूषक हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन में जैसे मीथेन हो गया, ऐसी गैसें आ जाती हैं। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक का जलना उत्पन्न करता है। इनमें से प्लास्टिक का जलना क्या उत्पन्न करता है? SO2, CO2। इसका जो सही आंसर है वो है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। ये प्लास्टिक के जलने से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? मिनीमाता जो रोग होता है उसका मुख्य कारण क्या है? इनमें से आर्सेनिक है, सीसा है, सीसा यानी लेड, पारद है या कैडमियम है? सही आंसर हो जाएगा पारद। पारद को मरकरी भी बोलते हैं, मरकरी, पारा भी बोलते हैं हम सामान्य भाषा में। और इसके अलावा इसका अगर सिंबल कभी पूछ लिया जाए तो इसको हम HG से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है, फलीदार पादप की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु इनमें से क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं, प्रासरयी होते हैं, सहजीवी होते हैं या प्रोटोपम्पटनी होते हैं? सही आंसर इसका है ये सहजीवी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया? पहली बात 1935 में किया गया। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? टांसले ने किया था। टांसले। तो टांसले ने किया था 1935 में। ईयर भी ध्यान रखना है। और कौन सा शब्द? इकोसिस्टम, परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है टांसले ने किया था। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के दो प्रमुख घटक या अवयव हैं। इनमें से पारिस्थितिक तंत्र के दो प्रमुख और घटक क्या होते हैं? जैविक, अजैविक, शाक झाड़ी, पादप जंतु, पानी एवं हवा। तो इनमें से जो सही आंसर है वो है जैविक और अजैविक घटक जो है पारिस्थितिक तंत्र के दो प्रमुख घटक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का प्रमुख घटक है? इनमें से प्रमुख घटक कौन सा है? जैवीय है, अजीवीय है, ऊर्जावी है? तो आंसर हो जाएगा ये सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, इनमें से भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हमें पता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? तो जैव विविधता का संवेदनशील स्थान पश्चिमी घाट हो गया, वेस्टर्न घाट, जिसको जैव विविधता का हम हॉटस्पॉट भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रख सकते हैं, हॉटस्पॉट भी बोला जाता है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? रेड डाटा बुक का प्रकाशन जो है वो IUCN द्वारा किया जाता है। कभी IUCN का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो इसका नाम ध्यान रख सकते हैं, IUCN का। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यानों में है तो आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? इन सीटू संरक्षण से, एक्स सीटू संरक्षण से। इन सीटू जो है उसी स्थान पे संरक्षण किया जाता है, जैसे अगर वहाँ की वनस्पति है या जीव जंतु है उनका उसी जगह पे रख रखाव करना इन सीटू संरक्षण होता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा इन सीटू संरक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सिमलीपाल उड़ीसा में है, सही है। नोकरेक मेघालय में है, अगस्त्यमलाई केरला में है, ये जयमंडल आरक्षी क्षेत्र है, और कंचनजंगा जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि सिक्किम में है, तो ये ध्यान रख सकते हैं, कंचनजंगा जो है सिक्किम में। अगला प्रश्न है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया स्थित है। तो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है, ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो नीलगिरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। तो जैव विविधता में परिवर्तन जो होता है वो भूमध्य रेखा की तरफ जैव विविधता हमेशा बढ़ती है। तो भूमध्य रेखा की तरफ यूँ कह सकते हैं कि जैव विविधता काफ़ी घनी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है इक्वेटर के आसपास। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीवन संस्थान स्थित हैं। तो भारतीय वन्य जीवन संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है। निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है नील हरित शैवाल के साथ मिलाने से, और एजोला भी एक तरह का एल्गी होता है। अगला प्रश्न है, नोकरेक आरक्षित जैव मंडल अवस्थित है। तो नोकरेक जो है, नोकरेक आरक्षित जैव मंडल ये मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न, जैव विविधता है, जैव विविधता इनमें से क्या है? तो संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन व संपूर्ण परितंत्रों का योग जैव विविधता कहलाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF जो है इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका प्रतीक चिन्ह जायंट पांडा होता है, और इसकी फुल फॉर्म बताओ जरा। फुल फॉर्म नहीं, इसकी स्थापना कब हुई थी WWF की? कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल जीव मंडल निचय स्थित है। सिमलीपाल जीव मंडल निचय अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, तो ये ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था? ऑप्शन देख सकते हैं, रियो डी जेनेरो, नैरोबी, क्योटो में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल भी इसे कहा जाता है। और यहाँ से एक तरह से जो विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसमें यह कहा गया कि जो विकसित देश हैं वो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, तो क्या किया जाना चाहिए, धीरे धीरे इनकी मात्रा में हम कमी लाएंगे। 150 से मोर कंट्री उसमें सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न समुच्चय में से कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो महत्वपूर्ण गैसें इनमें से वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय के हिमनदों की पिघलने की गति जो है, आपने सुना होगा कि विश्व के अन्य भागों के नहीं, सबसे अधिक है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति जो है वो सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए इनमें से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण है। ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण इनमें से क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण है, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए पूछे तो मेन जो गैस होगी वो CO2 होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस के लिए एक प्रमुख योगदानकर्ता नहीं है? तो इनमें से जो नहीं है वो हाइड्रोजन नहीं है। अगला प्रश्न, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो ओजोन परत की मोटाई जो है डॉप्सन यूनिट में मापते हैं ओजोन परत की मोटाई। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस
जैसी नहीं जानी जाती है। तो ये हमने अभी डिस्कस किया था, हाइड्रोजन गैस है। अगला प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो खासकर पर्यावरण से रिलेटेड जो भी दिवस पूछे जाते हैं वो ज़रूर ध्यान रखें, जैसे जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो दिवस हैं इन्वायरमेंट से और इकोसिस्टम से संबंधित, वो ज़रूर आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत बहुधा अवशोषित करती है। क्या अवशोषित करती है? तो हमें पता है कि ओजोन परत जो है वो परावैंगनी किरणें, परावैंगनी विकिरण या यूवी रेज या अल्ट्रावायलेट रेज अवशोषित करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी हरित गृह गैसें नहीं है? तो ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? तो इनमें से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार गैस पूछी जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और अगर ओजोन परत ह्रास के लिए पूछी जाए तो वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादा महत्वपूर्ण गैस। बायोगैस गैस का मुख्य घटक है। इनमें से बायोगैस गैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस गैस का जो मुख्य घटक होता है वो होता है मीथेन, मीथेन CH4। अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, आपने पढ़ा होगा कि भोपाल में जो है गैस रिसाव के कारण बहुत जान माल की हानि हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो ये ध्यान रख सकते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC शॉर्ट में लिख के दे देता है, कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और एक तरह से ये भोपाल गैस त्रासदी का हो गया। अगला प्रश्न, 2 जून 2013, सॉरी दूसरा क्वेश्चन है ये, जून 2013 की केदार घाटी की आपदा जिस नदी के जलागमन क्षेत्र में भीषण वर्षा के कारण हुई वह नदी थी। इनमें से कौन सी नदी थी? तो नदी का नाम है मंदाकिनी, और डेट भी ध्यान रखनी है इसकी, 16-17 जून 2013 को जो केदारनाथ की भीषण आपदा आई थी वो मंदाकिनी नदी के जलागमन से, यानी भीषण वर्षा के कारण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है इसका गठन 2005 में हुआ था, 2005 में, और इसके अध्यक्ष जो हैं, पदेन अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री होते हैं, जो भी प्रधानमंत्री रहेगा वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किस जगह अवस्थित है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, 20 अक्टूबर 1991 ईस्वी को उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा का कारण था। तो उत्तरकाशी में भूकंप था प्राकृतिक आपदा का कारण। तो ऑप्शन में सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से उपायों से संभवतः हाल में उत्तराखंड में अनुभूत प्राकृतिक आपदा की तीव्रता को कम किया जा सकता है? यानी इनमें से किस उपाय से हम उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदाओं को कम कर सकते हैं? CFC गैसों के प्रयोग पर रोक, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, पूर्व सूचना निकायों की स्थापना, यानी उपरोक्त सभी स्टेप अगर प्रयोग करेंगे तो उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा की तीव्रताओं को कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ था। तो जैसे अभी बताया, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो गठन है वो 2005 में हुआ था। कभी डेट पूछ ली जाए तो 23 दिसंबर 2005। तो ये थे पर्यावरण और पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर की भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो आशा करता हूँ आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और भी सब्जेक्ट के वीडियोज़